Welcome again in class 12th physics and the chapter nuclei and the topic nuclear size. Okay. अब हमने न्यूक्लियाई के कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया है कि उसके अंदर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो a-z के बराबर रहेगा। सभी में हमने मास देख लिया, उन पे चार्ज देख लिया। ठीक है, अब हम न्यूक्लियर की जो साइज़ है उसके बारे में स्टडी करते हैं। लाइक एन एटम, अ न्यूक्लियस इज़ नॉट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एटम के जैसे न्यूक्लियस जो है वो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। इट्स सरफेस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड बाउंड्री। उसकी जो सरफेस है कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। स्टिल वी कैन असाइन अ साइज टू द न्यूक्लियस। फिर भी हम उसकी साइज़ को लिखने का प्रयास करते हैं, असाइन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, by performing scattering experiment using high energy probes such as fast moving proton, neutron of electrons, nuclear size of different element have been accurately measured. ठीक है, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसमें जो भी हाई एनर्जी प्रोब्स हैं जैसे फास्ट मूविंग प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया या इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं डिफरेंट एलिमेंट के हिसाब से उनकी जो न्यूक्लियर की जो साइज़ हैं वो भी एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। एज्यूमिंग न्यूक्लियाई टू बी स्फेरिकल देयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेट। अगर हम न्यूक्लियाई को स्फेरिकल मेज़र अगर करते हैं कि स्फेरिकल हैं तो उसका वॉल्यूम हम एस्टिमेटेड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शो दैट द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। स्वाभाविक सी बात है, जो किसी भी न्यूक्लियस का मास होगा उसी के हिसाब से हम उसका वॉल्यूम जो है वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर ए, देन 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। हम ये मान लें कि जो, अगर मान लीजिए कि आर अगर उसकी रेडियस हो, ठीक है, और ए उसका एटॉमिक मास हो, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, ये वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम है न्यूक्लियस का। ये उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मैं हम इस वैल्यू को कांस्टेंट अगर माने 4/3 पाई को, तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए की पावर 1/3। यहाँ पर क्या है आपका, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाके ए की पावर 1/3 हो जाएगा। हम इसको दोनों साइड में क्या ले लें, क्यूब रूट ले लें। क्या करें, क्यूब रूट ले लें। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा ये वाला रिलेशन। ओके, उसके बाद देखिए, thus the radius of r of a nucleus is proportional to the cube root of its mass number. We can write, जब हम proportionality का साइन हटाते हैं, क्योंकि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a की पावर 1/3 है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो r इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, r नॉट a टू द पावर 1/3। ठीक है, ओके, वेयर r नॉट इज अ कांस्टेंट which is of the order of range of nuclear force. Okay, nuclear force, it is believed to be average nucleon size and is known as nuclear unit radius. The value of r naught depends on nature of probe particles. ठीक है, तो आर नोट की वैल्यू आप मान के चलेंगे 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर या 1.2 एफ एम। ठीक है, एफ एम मतलब फर्मी मीटर। ओके, तो ये इसकी क्या हो गई, साइज हो गई न्यूक्लियस की। इसका फार्मूला क्या हो गया, आर इक्वल टू आर नोट ए टू द पावर 1/3। अब हमने साइज़ की बात कर ली, अब हम डेंसिटी की बात कर लें कि डेंसिटी क्या होगी। ओके, देखिए, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस टू इट्स वॉल्यूम। आपको पता है बेसिक फार्मूला डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास किसका, मास न्यूक्लियस का, और वॉल्यूम किसका, न्यूक्लियस का। ओके, लेकिन एज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर ए, हमें मालूम है कि जिसका वॉल्यूम होगा वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, एज द मास
एज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर ए, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a, या हम बोल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a, ये है, ठीक है। सो द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो डेंसिटी होगी वो साइज पर इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि डेंसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी आपका मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम है, ओके। और वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, 4/3, जो वॉल्यूम है आपका वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक मास पर, ओके। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक मास पर, ठीक है। इसको और आगे हम देखते हैं। द न्यूक्लियर मैटर बिहेव लाइक अ लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, डिफरेंट न्यूक्लियाई आर ड्रॉप्स ऑफ दिस लिक्विड, सो डिफरेंट साइज बट ऑफ सेम डेंसिटी। लेट ए बी द मास नंबर और आर बी द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। हम मान लें ए जो है वो क्या है, आर जो है वो क्या है, ए क्या है मास नंबर है और आर क्या है रेडियस है। इफ एम इज द एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन, स्मॉल एम जो है वो क्या है, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन एवरेज मास का मतलब क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो एम हमने मान लिया कि दोनों का एक एवरेज मास कितना है, एम है। देन मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा उस पूरे न्यूक्लियस का, हमने क्या मान लिया, जो एक एवरेज मास था उसको ए से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उसका एटॉमिक मास कितना होगा, जितना भी एटॉमिक मास होगा उसके हिसाब से हमने जो भी एक एवरेज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है उससे हमने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 11 तो एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास 22.5 के समथिंग होता है, ठीक है। तो 22.5 ये है आपका एटॉम, ये इसका एटॉमिक मास हो गया। और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, जैसे 1.003 और 1.008, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस करके हम इसका एवरेज मास निकाल लें। दोनों का एवरेज भी हम मान लें कि ये होगा आपका 1.003 के आसपास होगा। इसको हम 22.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो सोडियम का हमारे पास में, सोडियम का जो न्यूक्लियस का जो मास है वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 4/3 पाई आर क्यूब की जगह ये वैल्यू हमने रख दी r0 a⁻⁴ और ये बाहर क्यूब हो गया, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 4/3 पाई r0 इंटू ए, ये हमको क्या मिल गया, वॉल्यूम की वैल्यू मिल गई। इस 3 से 3 कट जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा आपका 4/3 पाई r0 ए। तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी, न्यूक्लियर डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो मास कितना है, एम ए है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ये हमारे पास 4/3 पाई r0 ए, ठीक है। तो ए से तो ए कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3m हो जाएगा, 4 पाई r0, ठीक है। तो यहाँ से कहीं पर भी ए नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्लियरली न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए और साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो जो बात हमने प्रीवियस में बोली थी कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो मास नंबर ए या साइज पर डिपेंड नहीं करेगी, तो वो हमने इस बात को यहाँ पर प्रूफ भी कर लिया, क्योंकि इस टर्म में कहीं पर भी ए नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एम की वैल्यू अगर हम 1.67 रखते हैं इंटू 10⁻27, r0 की वैल्यू में पता है, तो मास ऑफ न्यूक्लियन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आप रख दो 3 इंटू एम की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻27 अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको पता है, और r0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15, और ये क्यूब जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.30 इंटू 10⁻17
किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Okay, thus the nuclear mass density is of the order of 10 to the power 17 kilogram per meter cube. This density is very large as compared to the density of ordinary matter, say water, for which 1.0 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है. वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? न्यूक्लियस की होती है 2.30 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि वाटर से भी ज़्यादा डेंस कौन होता है? न्यूक्लियस होता है. ठीक है. तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी. इसमें जो बेसिक बेसिक जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस कर ली इसमें. ठीक है. उसके बाद इसमें 2-3 चीज़ें और बची हुई है, वो मैं आपको इसमें बता दूंगा. ओके.